ठाकुर पदावली क्यों रखा? जो कारण मुझे पता चलता है, मैंने खोज खाज के कुछ जो साहित्य से निकाला मैंने, उससे ये लगा कि उस कच्ची उम्र में और उच्च मेधा के थे रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं, लेकिन क्या होता है कभी कभी उच्च मेधा के छात्र भी या उच्च मेधा के लोग भी अपने बहुत जो लब्ध प्रतिष्ठ और मूर्धन्य कवि या लेखक हो, उनके नाम के अनुकरण या अनुशीलन कहीं पर हो रहा हो, उससे अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते। उनको थोड़ी सी लाज होती है, थोड़ी शर्म होती है। शायद टैगोर ने इसी वजह से नहीं किया, लेकिन किया जरूर उनको। कल एक बात और हो रही थी, मैं एक एक करके बस रेखांकित कर रहा हूँ छोटी छोटी बातें, क्योंकि लंबा नैरेटिव मैं नहीं तैयार कर रहा, मैं सिंपल अपनी दिमाग में जो मेरे बातें आ रही हूँ उसी को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात याद है कि मिथिला में बाल विवाह तो था ही था, बेमेल विवाह आप लोगों ने पिछले सेशन में सुना होगा, बेमेल विवाह की बातें हुई। बेमेल विवाह तो आज भी है। मैं खुद एक मैथिल को जानता हूँ जिसने 9 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया। हमारे जनरेशन में नॉर्मली हमारी एज गैप अगर बहुत ज़्यादा होती थी तो 2-3 साल होती थी, या नहीं होती थी, कुछ में तो 1-2 साल बड़े भी होते थे लोग। ऐसे समय में एक पद में विद्यापति लिखते हैं, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलो भेलो जननी गे। पिया मेरे बालक, मैं तरुणी, मैं बड़ी हूं उनसे, और कैसा कौन सा तप, मेरे तप में क्या, मेरी तपस्या में कौन सी भूल चूक हो गई कि मैं मां बन गई। याद कीजिए 2016 में, immediately reminded me of the Jennifer Lopez's song 2016. There was a song known as And Your Mama, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तो ये गाना बड़ा फेमस हुआ था। ये अब इस तरफ से सोचे आप कि एक लेखक का ये पर काया प्रवेश है। ये पर काया प्रवेश करके लेखक उस व्यथा को गाना चाहता है या बताना चाहता है कि इस बेमेल विवाह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। समझ लो कि अगर लड़का छोटा हो और लड़की बड़ी हो तो क्या होगा ऐसी स्थिति में। और इसी बात कहते हुए मैं आपको एक ऐसी दिशा में लेके जा रहा हूं कि तमाम हमें पूर्व परीक्षा में उन्होंने जो राजाओं को जो संदेश दिए, उनको सलाह दिए मैकियावेली की तरह, हालांकि मैकियावेली की तरह विद्यापति एंड जस्टिफाइज द मीन्स में बिलीव नहीं करते थे, उनके लिए मीन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो जैसे प्रिंस की तरह उन्होंने, मैकियावेली की तरह उन्होंने राजा को सलाह दिए, युद्ध के जो नियम नीति नियम हो सकते थे, शांति कैसे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कूटनीतिज्ञ आज भी आप सोच लिए, हम 14वीं-15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने वो नियम दिए थे जो कि डिप्लोमेट्स के लिए आज भी लागू होते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, कि आप किसी कोई भी जो आपका डिप्लोमेट आता है, जो कूटनीतिज्ञ आता है, आपके यहाँ दरबार में आता है, उसके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। राजा चाहे जितना भी गुस्सा हो जाए, महाभारत में वो कृष्ण को बांधने चला था ना दुर्योधन, आपने उसकी दुर्गति देखी। इसी तरह किसी भी कूटनीतिज्ञ को आप नहीं, तो ये सब चीज़ें परीक्षा में हुई हैं। लिखनावली के तमाम एग्जाम्पल आप लोगों ने दिए हैं। लिखनावली के कुछ दस्तावेज के प्रारूप जो बनाते थे, वो फॉर्मेट, उसको मैंने पढ़ा है। उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से माइंड बॉगलिंग है। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उस काल में इतने खुल्लम खुल्ला भाषा में कैसे एक इतनी तरीके से किसी ने सजा के ये बातें बताई होंगी। दान वाक्यावली, दान के लिए उनको रानियां कहती हैं कि भाई आप दान के लिए लिखिए हमारे लिए कुछ, दान कैसे होगा। उस दान में भी स्त्री का हमेशा उन्होंने ध्यान रखा है। विद्यापति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब वो विभाग सार लिख रहे हैं, जो कि पार्टीशन के बारे में बातें सब हैं कि राज्य में बाल बच्चों में सबके अगर प्रॉपर्टी का विभाजन हो तो कैसे हो, वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि 2 ऐसी जगह हैं जो बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो स्त्री, क्योंकि उसका धन उसको कोई देगा नहीं, लूट लेंगे सब। उसमें उन्होंने वो मिताक्षर को छोड़ के दया भाग का लेके बहुत तरीके से बहुत विशद वर्णन करते हुए उन्होंने किया, ताकि कोई भी किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार न हो। और दूसरा, राज्य, स्टेट इज इम्पार्टेबल, राज्य में भाग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि राज्य सत्ता के लिए जो संघर्ष होते थे, लोग हत्याएं होती थी, आपस में बंटवारे होने की नौबत आ जाती थी। उन्होंने कहा राज्य का बंटवारा नहीं हो सकता, ये किसी और ने नहीं कराया होगा,
राजा के प्रति उनका जो प्रेम था और राजघराने के प्रति जो उनका प्रेम था, वो चाहते। लोग कहते हैं कि राजघराने के प्रति, किसी ने प्रश्न किया था एक, शायद आप लोगों से किया था, कि राज और सत्ता के प्रति उनका प्रेम दिखता है, क्यों न दिखे? अगर उस समय इतनी अराजक काल में, जहां पर लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई हो, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा हो, सैन्य टकराव चारों तरफ हो रहे हो, और उस स्थिति में कोई भी सेन आदमी होगा, वो चाहेगा कि भाई स्थायित्व बना रहे। हम आज 21वीं शताब्दी में हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार ऐसी चुनो जो स्थायित्व प्रदान करे। क्यों स्थायित्व प्रदान करे और पीसफुल रहे, तो हमारा विकास अच्छा होगा। उनकी नीयत यही थी, और हर बार उनकी नीयत स्पष्ट होती है कि वो एक स्थायित्व चाहते थे। और हम स्त्री से थोड़ा सा भटक गए, स्त्री पर फिर से वापस आता हूँ। स्त्रियों के दशा का वर्णन, जब नखशिख वर्णन वो करते हैं राधा का, उसमें भी आप देखिए जयदेव की शैली उन्होंने भले ले ली हो, लेकिन इसीलिए अभिनव जयदेव, शिव सिंह ने उनको अभिनव जयदेव भी कहा, लेकिन जयदेव की तरह कृष्ण का नायकत्व नहीं है उनकी पदों में, उनके कविताओं में। यहाँ नायकत्व राधा का है। राधा का वियोग, राधा का विछोह, राधा का राग विराग, राधा के रूप का आकर्षण, राधा की देह यष्टि, राधा के देह का आकर्षण, उसकी उपेक्षा, उपेक्षा से उत्पन्न खिन्नता, इन सारी चीज़ों का विशद रूप से वर्णन हुआ है। एक मेरे मित्र साहित्यिक इसको कहते हैं, विद्यापति के बारे में बात हुई तो कहे कि विद्यापति बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि वो बेर, नारंगी, श्रीफल और क्या क्या चीज़ों की तुलना करते रहते हैं नारी के शरीर से। तो हमने कहा कि क्यों कालिदास ने निर्बंध्या की धारा से कटि प्रदेश का नहीं किया? या तमाम कालिदास में भरे पड़े हैं ऐसे उपमा, उपमेय और रूपक। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट व्यू केवल कह दे के नकार देने से, लेकिन मैंने क्यों उनको सुना और क्यों ये बात मुझे खटकी लगी और आपको भी बता रहा हूं, इसलिए यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगर कुछ टूटता है तो टूटे, लेकिन उससे हमारी दृष्टि यदि साफ होती है। यदि इसी बात पर कोई कहता है हॉर्टिकल्चरिस्ट व्यू, यदि आप अच्छे से पढ़ के देख के उनके टेक्स्ट से निकाल सकते हैं कि नहीं, कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट व्यू नहीं है, ये संपूर्ण व्यू है, वो उनकी भावना से निकला हुआ है। और आप देखें, मुझे जो लगा इसी बात पर मैं जब सोचता रहा तो मैंने देखा कि अपने राधा के प्रसंग में, नखशिख वर्णन में भी, या प्रेम प्रसंग, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों में भी विद्यापति क्या करते हैं? विद्यापति एक तरफ तो अकेले तो कुछ वॉइड में तो तैयार नहीं हुए थे शून्य में, एक परंपरा लेकर चल रही थी, और वो परंपरा छोटी मोटी नहीं थी। मिथिला की सभ्यता बड़ी आत्मचेतक सभ्यता है। वहाँ पर गंगेश उपाध्याय, यज्ञपति उपाध्याय, पक्षधर मिश्रा, अयाची मिश्रा जैसे लोग हो चुके थे, वाचस्पति मिश्र जैसे लोग हो चुके थे, और इन लोगों का ये पूरे नव्य न्याय दर्शन और नव्य न्याय दर्शन का भाषा संरचना, जीवन सबको प्रभावित कर रहा था। और ऐसे एक आत्मचेतक सभ्यता में, एक ऐसे काल में उनका जन्म होता है और उदय होता है, जो कि अराजक नहीं है लेकिन अस्थिर जरूर है। और उस अस्थिरता के काल में वो राधा और कृष्ण के प्रसंग को, प्रेम को की भक्ति, अक्सर लोग कहते हैं कि भक्ति को सीधा अध्यात्म से जोड़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेम अध्यात्म का पहला सोपान है। यदि प्रेम ही न हुआ तो भक्ति भी कहाँ से जागेगी, और भक्ति न हुआ तो अध्यात्म कहाँ से जाएगा? तो विद्यापति क्या करते हैं? विद्यापति वो जो उनके अंदर उनकी जो प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं, उनमें आध्यात्मिक विकिरण लगातार आप देखेंगे। वो जो एकात्मकता, एकाकार होने की भावना, वो एकाकार होने की जो तड़प है और उसकी करुणा है, उससे एक सगुण भक्ति में एक अजीब सी द्वैत की अवधारणा लेकर आए विद्यापति। एक अजीब सी द्वैत की अवधारणा है, जहां वो एक तरफ वो संत और योगियों की जो प्रथा थी, उनके अंधविश्वासी जो प्रथाएं थी, उसको वो आस्था से तोड़ते हैं, तो दूसरी ओर संपन्न वर्ग के बीच की जो रूढ़ियां थी, कुरीतियां थी, उसको वो अपने यहाँ भक्ति से काटते हैं। और इस द्वैत को
वो एकात्मकता की जो वृत्ति होती है और राग वृत्ति जो होती है, उससे पाटने की कोशिश करते हैं उसकी करुणा से। एक अद्भुत द्वैत की धारणा है, क्योंकि उनको अद्वैत तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो द्वैत की ही धारणा है, लेकिन वो द्वैत की धारणा ऐसी है कि जिसमें आत्मोत्सर्ग पूरा नहीं है। इसी से रामचंद्र शुक्ल को प्रॉब्लम हुई थी। वो आत्मोत्सर्ग की भावना से कहते हैं कि इससे ये अच्छा जनता में इसका अच्छा फल नहीं प्रकाश नहीं पड़ा, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे लगता है विक्टोरियन मोरालिटी का जामा ज़्यादा था असर, इसलिए शायद उन्होंने कह दिया होगा। क्योंकि ये बड़ी जजमेंटल प्रतिक्रिया है कि किसी को कह दिया जाए कि नहीं वो तो ऐसे ही हैं, जबकि अन्य लोग तमाम इस तरह की चीज़ें लिख रहे थे और उस पर किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं की जो बेजा कहा जाए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, और इस बात से मैं धीरे धीरे करके अब समाप्त भी करना चाहूँगा, कि विद्यापति के बंगाल में आप उसी वृत्ति को देखें। बंगाल में जो बाउलों ने पकड़ा, वो भी तो नाथ संप्रदाय, भक्ति, तमाम तरह के सूफी इन्फ्लुएंस से बाउलों का उदय होता है। बाउल एक अपने तरह में कल्ट है। बाउल में कोई भगवान नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता। बाउल मनुष्य की इसी शरीर को पूजते हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व की कामना और देवत्व की कामना ही उनका ध्येय है। वो प्रेम साधक है। तो बाउल जब बोलते हैं, एक गीत आता है उनका, माँ को मतलब मार, ओ माँ मतलब महिला के आदर से बोलते हैं, अपनी बेटी को भी बोलते हैं, पति को भी बोलते हैं, किसी को बोलते हैं। माँ को जोले ना जाइयो, जोल माने जल, पानी मत जानी, अपना मत जाना। माँ को जोले ना जाइयो, ओ कलंकनी राधा को कलंकनी बोल रहे हैं। वो माँ को जोले ना जाइयो, ओ कलंकनी राधा, कदम गाछे बसिया आछे, कानू हरामजादा माँ को जोले ना जाइयो। कि कृष्ण को कोई कानू हरामजादा बोले, ये कौन कह सकता है जो एक मेक हो चुका हो। ये एकात्मकता का भाव नहीं है, ये ऑलरेडी उसमें विलीन हो जाने का भाव है। डिजॉल्व जब आदमी हो जाता है तभी बात होती है। जैसे पिछली सेशन में शिव पर बात हो रही थी कि शिव को कैसे लिटरली गाली नहीं दे के समझिए, उसी भाषा में कहा जा रहा है कि अपने त्रिशूल तोड़ो, चलो खेती करो, खेती नहीं तो भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगना कोई सम्मान की बात नहीं है, सम्मान बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ये भी बहुत जगह उन्होंने किया है। और आपकी किसानी वाली बात में एक जगह मैंने देखा है, शायद पुरुष परीक्षा में या लिखनावली में कहीं पर पढ़ते हुए मैंने देखा कि जमीन को, ऊसर जमीन को, बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने की पूरी युक्ति उन्होंने राजा से अपील की कि इसको करना चाहिए और इसको करने की विधि क्या होगी। इसका मतलब विद्यापति किसानों के प्रति, स्त्रियों के प्रति तो अगाध। और आप देखें कि यदि ये वृत्ति, ये प्रेम भाव जो है और इस तरह के श्रृंगार यदि उनके अंदर यदि मान भी लें कहीं से, शोध करते करते कुछ लोग कि ये शायद एबरेशन है, तो एबरेशन अचानक से राजा शिव सिंह के गुजर जाने के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद उन्होंने श्रृंगार की कोई पद नहीं लिखे, कोई पद नहीं लिखे उसके बाद। शायद वो 14 से 5 या 6 की बात होगी। उसके बाद तब वो 52-53 साल के ऑलरेडी हो रहे होंगे, उन्होंने कोई पद नहीं लिखा उसके बाद श्रृंगार का। उनके सारे श्रृंगार के पद राजा शिव सिंह, और जो अध्यक्ष महोदय पहले सेशन के बता रहे थे कि उनको लोग कहते हैं, इसी कारण शायद कहते हैं कि उनकी थोड़ी सी आसक्ति थी राजा शिव सिंह की पत्नी लक्ष्मी देवी से। यह गलत है, हो सकता है, लेकिन इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये भी है कि हम अस्वीकार किसी चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि आज न विद्यापति है, न राजा शिव सिंह है, न लक्ष्मी देवी है इस चीज का साक्ष्य और प्रमाण देने के लिए। हमारे पास बचा क्या है? केवल विद्यापति के वो टेक्स्ट, जिनको कि पढ़ के उनके बीच की इंटरटेक्सुअलिटी को, उस कॉन्टेक्स्ट को हमें निकालना है। और दूसरी चीज, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में मैं चाहूंगा कि इन चीजों पर काम हो। जैसे म्यूजिकलिटी, विद्यापति ने तकरीबन 60 से ज्यादा राग लिखे हैं। संगीत का इतना गहन और गंभीर ज्ञान था उस व्यक्ति को। मैंने कई सारे पद लेके और जो राग लिखे हैं उनको बाकायदा, चूंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने कोशिश किया उनको राग पर लेने की, और मैंने कहा कि तो बिल्कुल सही है। और राग जैसे राग विभास, राग मालकोस, खमाज, भैरव भैरवी तो है ही, श्री राग, नट राग, और ऐसे ऐसे कुछ राग जो साउथ इंडिया में गाए जाते हैं, ज़्यादा उत्तर भारत में नहीं गाए जाते। उन रागों पर
मुझे लगता है कि म्यूजिकोलॉजी, इसका कहने का मेरा अर्थ हुआ, साहित्य तो है ही हिंदी वाले या मैथिली भाषा वाले कि अवहट्ट में जो काम कर रहे हो अवहट्ट वाले, संस्कृत में जो काम कर रहे हो संस्कृत वाले, उसके अलावा म्यूजिक, सोशियोलॉजी, ये लोग भाषा की डायनेमिक्स पे जो लोग काम करते हैं कि ये शब्द क्यों यहाँ इस्तेमाल हुआ, इस शब्द की परंपरा क्या थी वहाँ पर, सोशल डायनेमिक्स क्या था उस समय का, हमारी ये चीज़ें हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को रेखांकित करती हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम विद्यापति को लेके या तो ढोल पीटेंगे या फिर ढोल फाड़ेंगे, दो में से एक ही काम होगा, और कुछ होगा नहीं। हम घूमते फिरेंगे बाजारों में कि विद्यापति को किसी ने पहचाना नहीं, विद्यापति को किसी ने पहचाना नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक तो किसी ने उदाहरण भी दिया, शायद रत्नेश्वर जी ने, यहाँ पर कल थे हमारे साथ रत्नेश्वर जी, उन्होंने कहा कि शांति निकेतन में एक नाटिका दिखाई गई शाम को, और उसका पहला गाना ही था वो सखी है सखी दुख हत नहीं मोर, और उसको विद्यापति के वो भानु सिंह की ठाकुर पदावली से गाया गया था, और बहुत खुश हुए कि विद्यापति की पदावली गाई जा रही है यहाँ पर। तो आज भी वो गा रहे हैं, और उन्हीं को आपको याद करा दूं मैं कि 1800 एज अर्ली एज 1815 में सबसे पहले बांग्ला का अनुवाद हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो एक प्रोफेसर थे हरि प्रसाद राय, उन्होंने बांग्ला में उसका अनुवाद किया था। और 1830 में उसके बाद काली कृष्ण बहादुर नाम के व्यक्ति थे, जिनको कि बोल के आर्क बिशप टर्नर, कलकत्ता में आर्क बिशप थे वो, आर्क बिशप टर्नर ने बोल के उनका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, और उससे ही प्रभावित होकर बाद में ग्रियर्सन जी ने अपने जो संग्रह का अनुवाद किया। इन तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार ने पुरुष परीक्षा को ICS की परीक्षा में पाठ्यक्रम में लगवाया। एक पाठ्यक्रम था, आज पता नहीं है कि नहीं UPSC में, मुझे नहीं पता। मैथिली तो है लैंग्वेज, आई थिंक मैथिली वाले जानते होंगे, लेकिन उस समय तो मैथिली थी नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम में लगवाया। तो मैं ये कह के आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और एट द सेम टाइम टू द चेयर कि आपने मुझे सुना, मुझे थोड़ी इजाज़त दी। समय कम ही है, मैं जो कुछ चीज़ें थोड़ी रेखांकित कर सकता था वो मैंने किया। और अंत में मैं, इससे पहले कि मैं धन्यवाद कह दूं आप लोगों को, ये 2-3 चूँकि बांग्ला पर बहुत अभियोग लगता है, हालांकि मैं बंगाली नहीं हूँ, पर मैथिल से ज़्यादा प्रेम है। मैथिल मेरी शैशव की दूसरी भाषा है। मैं 8-9-10 साल बचपन में अपने मिथिला में काट चुका हूँ। तो जैसे उनके गीत आते हैं, एक सॉरी, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट समवेयर। एक आते हैं कि भ्रमर कोइयो गिया, भ्रमर भंवरा, भ्रमर कोइयो गिया मतलब जाके कहना, भ्रमर कोइयो गिया कृष्णेर विच्छेदे राधार अंग जाए जोलिया रे भ्रमर कोइयो गिया, कि कृष्ण के विच्छेद से राधा का अंग जो है जल के खार खार हो, खत्म छार छार हो रहा है, जाके कहना भ्रमर। ठीक है, अब और नहीं रहा जाता। उसके बाद भाव देखिए, कोकिलेर कूजन सुने, कोकिलेर स्वर सुने छाती जेनो वज्र पड़े, मैंने सीने पर, जैसे मुझे कोकिल का स्वर सुनती हूँ मैं, तो मुझे लगता है मेरे सीने पर वज्र पड़ता हो। और रात का स्मरण मुझे जब होता है, तो रात का जब स्मरण होता है तो वो धूल में लिपट के गिर जाती है। ओहे ब्रजेर राधा रमन, ये राधा बाँचबे कखन, इस अवस्था में ओहे, अरे ब्रज के राजा राधा रमन, तुम अगर नहीं आओगे तो इस तरह से रह के राधा कैसे बचेगी। फिर एक जगह कहते हैं कि एतोई यदि भालोबासा ताहले विच्छेद किसे। एकाकार होने की भाव देखिए कि जब तुम्हारा इतना ही प्रेम है तो फिर विच्छेद कैसा। और स्वयं को दोष देती हुई राधा बोलती है कि अजतने हुए छे रतनहारा, मैंने ही जतन नहीं किया, कुछ दोष हुआ मेरा कि मैंने अपने रतन को खो दिया। अजतने हुए छे रतनहारा निजेर कर्मे दोषे, ये हमारे कर्म का ही दोष है जिसकी वजह से हुआ है। ये बाउल गाते हैं आज भी। ये मैंने होरी पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ किसी से 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी का, या आज की तारीख में आप गूगल सर्च करेंगे तो राम नारायण स्वामी वगैरह लोग के गीत आपको
खूब मिलेंगे जिसमें कि आप कर सकते हैं। तो यह कह के और आप लोगों को फिर से एक दुहाई देते हुए, आह्वान करते हुए कि प्लीज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ही अच्छा, सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अच्छा होता है, आपकी लर्निंग के लिए अच्छा होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए अच्छा होता है। आप कोशिश करें कि विद्यापति को यदि हमें सही स्थान देना है और लाना है, उनको जिला के रखना है, तो किसान के कंठ में तो बजेगी, वैसे रामंगिया भाई ने कहा, वो तो बजेंगे, वो तो उसी से तो भोजपुरी बची है, उसी से तो भोजपुरी बची। भोजपुरी में तो कोई विद्यापति नहीं हुआ, तो फिर भोजपुरी के जतसार, भोजपुरी के बिरहा इतने बड़े बड़े बचे कैसे हैं? केवल इसी वजह से, क्योंकि ये किसानों के कंठ में, नारियों के कंठ में बजते हैं। पीसना के परिकल मुसरिया तुसरिया, दुधवा के परिकल बिलार, आपन जवनिया संभरिए है बेटी, रहरी में लागल बाहुड़ार। यहाँ भी माँ बेटी को समझा रही है कि अपनी जवानी संभाल के रखना बेटा, इधर उधर हुए रहरी में लागल बा। रहरी का जो खेत होता है, ये लड़के ठीक नहीं है। ये जतसार में गा गा के लोगों को समझाते। ये भाषाएं जो हमारी हैं, उनके जीने, अपनी ज़मीन अपने से खोद लेती हैं, अपने ही से उगड़ आती हैं। उनके लिए कोई धान की रोपाई का ज़रूरत नहीं पड़ता। और विद्यापति के जो लोग महिमा मंडन के चक्कर में थोड़ा फंस जाते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई, धान को जितना भी उसका भूसा निकाल लो, दाने में कुछ न कुछ तो चिपका रह ही जाएगा। तो विद्यापति जैसे आदमी को खोजते हुए, उनके बारे में जानते हुए, शोध करते हुए थोड़ा मुँह में आदमी पड़ जाए, तो ये कोई बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो हम सब मुँह में पड़े रहें, लेकिन कोशिश करें कि कितना वस्तुपरक होके और कितनी मल्टी टेक्सचुअलिटी को लेके काम करें, ताकि हम एक ऐसी जगह पर पहुंचा सकें वहां जहां की विद्यापति को लेकर काम हो बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद मृत्युंजय कुमार सिंह जी। आपने विद्यापति और अंतरपाठीयता विषय पर बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार रखे। और सच है कि जो कवि लोक का हो जाता है, उसे शास्त्र की बहुत अपेक्षा नहीं रहती। अब हम लोग उल्टी कोशिश कर रहे हैं लोक के कवि को शास्त्र में बांधने की। हाँ। और जाहिर है कि जिन स्त्रियों और किसानों की बात की गई, विद्यापति उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरक रहे। सबसे ज़्यादा विद्यापति के गीतों को स्त्रियों और किसानों ने ही अपने कंठ में धारण किया है। बंगाल का उदाहरण दिया, और मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे मैं वापस 20 साल पहले कलकत्ता पहुँच गई और शांति निकेतन की धरती और वहाँ के बाउल गीत के आनंद में मैं खो गई थी। तो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपनी बात कही। अब मैं यह मंच श्री असम से आए हुए श्री धुरजटी मिश्र जी को सौंप रही हूँ। जी। सभी को नमस्कार। अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज महाविद्यालय की सम्मान्य प्राचार्य ज्ञानतोष कुमार झा जी, सम्मान्य IQAC के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विनीता टुली, इस सेमिनार के संयोजक डॉक्टर श्रीधरन जी, तथा ARSD फैमिली के प्रत्येक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, सभी को अपना कृतज्ञता और अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे गुवाहाटी असम से बुलाया, आपके संगोष्ठी का एक हिस्सा बनाया, और मैं जो कुछ भी जानता हूं आपके सामने रखने की एक चेष्टा रहेगी। मेरी हिंदी इतनी प्रशस्त नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में अपनी बात रखने की मैं चेष्टा करता हूं। तो कुछ भूल चूक होती है तो आपसे आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेजेंटेशन मैंने अंग्रेजी में ही बनाई थी, लेकिन मैं आपके सामने उसी अंग्रेजी को हिंदी में प्रस्तुत करने की चेष्टा रखूँगा। तो मेरी जो टाइटल थी वो थी विद्यापति एंड शंकर देवा, एक्सप्लोरिंग द मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी कल्चर्स इन अर्ली मॉडर्न इंडिया। तो अभी जैसे विद्यापति के विषय में तो बहुत सारी बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे पास वक्त है, मैं ये वक्त शंकरदेव के बारे में बात करूं, ताकि एक हम तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में जो एक हमारी एनालिसिस एक हम वो करें, और आपके सामने भी कुछ मैं बिंदु, कुछ पहलुएं रखने की कोशिश करूंगा, ताकि जो हम विद्यापति के बारे में जानते हैं
उसके साथ साथ जो मैं शंकरदेव के बारे में बोलना चाहूँगा, तो हम एक साथ दोनों को कंपेयर कर सके और फिर हम उसका कुछ निष्कर्ष निकालने की हम कोशिश कर सकते हैं। अब मेरी इस प्लीज़ थैंक यू। मेरी इस पेपर की एक जो थियोरेटिकल फोकस है वो तो है कि मैं मल्टीलिंगुअलिटी और मल्टीमीडियलिटी, बहुभाषिकता और एक बहुमाध्यमिक दृष्टिभंगी से अपनी जो एक आर्ग्यूमेंट्स है वो आपके सामने रखने की एक कोशिश है। और अगर हम इसको एक पूरी भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमको पता है कि हम भारतीय साहित्य की एक हमारी मूल धारणा है, इट्स एन इंटीग्रेटिव सेंस ऑफ इंडियननेस। भारतीय साहित्य की बात हम करते हैं तो वी प्रिज्यूम अ काइंड ऑफ इंडियननेस, एक भारतीयता है। और उसके साथ साथ इस भारतीय साहित्य की जो एक अलग अलग भाषाएं हैं जिनके साहित्य की आत्मा एकजुट होकर एक भारतीय साहित्य की विश्वात्मा सृष्टि करती है, तो उनकी भी अलग अलग कुछ पहलुएं होती है। देयर इज अ इंटीग्रेटिव सेंस ऑफ इंडियननेस along with a strong sense of regional identity inherent within the vernacular literature traditions। तो इसको साथ साथ में लेके हम तुलनात्मक साहित्य की बात करते हैं। भालचंद्र निमारे जो प्रख्यात देशीवादी एक थियोरिटिशियन है, वो कहते हैं कि इंडिया इज एन एरिया ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, a geographical area where more than 105 geolinguistic units exist, and at least 50 languages have written mode of expression, and the literature written in each of these languages has a distinct regional character। और फिर वो आगे जाके भारतीय साहित्य का ऑर्गेनिज्म और एक पॉलीसिस्टम से तुलना करते हैं कि इसके तहत भारतीय साहित्य की जो प्लुरैलिटी है, हम मल्टी डायमेंशनली की बात करते हैं, इसके साथ साथ हम एक प्लुरैलिटी की जो बात करते हैं उसको हम नकार नहीं सकते। इट्स लॉन्ग चेन ऑफ डायलेक्ट्स, डिस्टिंक्ट वेराइटीज, इट्स मर्जिंग इन द नेबरिंग वेराइटी टू द एंड्स ऑफ द कंट्री, राइट। कि अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक की भाषा की एक परिगणना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब एक भाषा शुरू होती है कब खत्म होती है। जैसे कंटिन्यूटी, तो उसी एक परिप्रेक्ष्य को लेकर अगर हम विद्यापति शंकरदेव की जो एक कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन है उसको अगर हम अध्ययन करना चाहें तो एक तुलनात्मक दृष्टिभंगी हमारे लिए बहुत एक सकारात्मक रूप से हमारे सामने उभर के आती है। सो इंडियन लिटरेचर बाय नेचर देयरफॉर इज कंपैरेटिव। तो अगर हम बंगाल की विद्यापति, असम की विद्यापति, उड़ीसा की विद्यापति, मैथिल की विद्यापति के बारे में अध्ययन करना चाहते, जैसे भी कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया हो, एक तुलनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन दिस रिगार्ड हम एजाज अहमद की एक जो ऐसे है नोट्स टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ अ कैटेगरी, वहाँ भी वो जब जो प्रारंभिक आधुनिकता की बात जब करते हैं वो कहते हैं कि मल्टीलिंगुअलिटी एंड पॉलीग्लॉट फ्लूइडिटी seem to have been the chief characteristics, possibly the characteristics, which give Indian literature its high degree of unification in the pre-modern phase। जो प्राक आधुनिक युग में जो एक बहुभाषिकता और एक जो पॉलीग्लॉट फ्लूइडिटी, जो बहुभाषिक जो एक तालमेल थी, that was the chief characteristics of Indian literature। And then he says that mass literary cultures remained polyglot well into the 19th century। 19वीं शताब्दी तक तो, और पंकज झा जी अपनी किताब में भी यह बात बोलते कि 19वीं शताब्दी तक तो मैथिली हिसाब करके कुछ वो लिखे किताब में कि ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था टिल द 19th सेंचुरी। तो दैट्स व्हाट इज सो व्हेन द इंसर्शन ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म, जब प्रिंट आया, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ यूनिलिंगुअल वर्नाकुलर एजुकेशन, जब एजुकेशन अंडर द कॉलोनियल एजुकेशन, vernacular education when it got focused into specific linguistic units, तब भाषा एक दूसरे से कहीं एक उनकी जो एक पॉलीग्लॉसिया थी वो कहीं खो गई। और उसके साथ साथ साहित्य संस्कृति, साहित्य इतिहास में जो एक कॉन्टिग्यूटी थी, देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन लिटरेरी कल्चर्स, वो शायद कहीं खो गया। हम फिर लड़ने लग गए कि नहीं चर्यापद हमारे हैं, चर्यापद बंगालियों के नहीं है, चर्यापद असम के हैं, चर्यापद उड़िया नहीं है, चर्यापद मैथिलियों के। तो हम उस तरह से, लेकिन we forget to acknowledge the fact that there was a common literary culture in the pre-colonial period when these languages freely interacted without any sense of straight jacketing them within specific linguistic categories।
तो इसी एक धारणा से हम अगर शंकरदेव विद्यापति का अध्ययन करें, then we will see how they go beyond linguistic differentiation. Please, next slide. तो इसी धारणा को लेके हम विद्यापति और शंकरदेव को कैसे इन दोनों कवियों ने एक तो संस्कृत की जो एक कॉस्मोपॉलिटन ट्रांस रीजनल इन्फ्लुएंस, जो जिसकी बात शेल्डन पॉलक करते हैं, ही टॉक्स अबाउट द वर्नाकुलर मिलेनियम, कि जब जो देशज साहित्य के जन्म के बाद कैसे उन साहित्यों ने संस्कृत से फॉर्म एंड कंटेंट ली और किस तरह से दोज फॉर्म्स वे लोकलाइज्ड। तो संस्कृत का एक कंदाहार से लेके आपका एकदम लाओस कंबोडिया तक देयर वाज अ कॉस्मोपॉलिटन इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, अ ट्रांसलोकल इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, और उसके साथ साथ जो लोकलाइज, जो हम मार्गी देसी की बात करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे देशज साहित्य थे वो अलग अलग जगहों पे अपनी तरह से वो उनका विकास हुआ। तो फिर इस संस्कृत की प्रभाव के साथ साथ इन देशज भाषाओं की संस्कृतियों में एक तो संस्कृत से उन लोगों ने उपादान लिए, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज की तरफ गौर करनी होगी कि इट वाज नॉट अ पैसिव इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने संस्कृत से अपनी कुछ लिए और फिर उसी तरह ही एक्सेप्ट किए, नहीं, दे वर एक्टिवली रिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड। हम इसमें जैसे हम वैष्णववाद की बात करें, शैव शक्त धारणाओं की बात करें, इन सभी को अलग अलग रीजनल कंटेक्स्ट में, अलग अलग क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में दे वर रिवर्क्ड। हम आगे बढ़ते, फिर अभी विद्यापति और शंकरदेव दोनों बहुभाषिक थे, वो तो हमें पता है। विद्यापति जैसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली के साथ शंकरदेव भी संस्कृत, असमिया, ब्रजावली भाषा में अपने साहित्य सृष्टि करते थे। तो इस बहुभाषिकता को हम इस प्रेजेंटेशन में एक मल्टीमीडियल एक्सपीरियंस के दृष्टिकोण से मैं देखना चाहता हूँ, वेयर बाय द वेरियस मोड्स ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, ओरल, रिटन एंड परफॉर्मेटिव। हमें एक बात याद रखनी होगी कि क्या हम विद्यापति की ही बात करें या शंकरदेव की बात करें, वो एक जमाने में लिख रहे थे व्हेन प्रिंट वाज नॉट द डोमिनेंट मीन्स ऑफ सर्कुलेशन। ओरैलिटी और परफॉर्मेटिविटी, जो परिवेशन कला और मौखिक एक सर्कुलेशन का एक स्ट्रॉन्ग एक आधार था। तो वी हैव टू एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस। तो ऑरल, परफॉर्मेटिव और टेक्सचुअल, इन तीनों कंपोनेंट्स को लेकर ही हमें विद्यापति और शंकरदेव की जो एक प्रचार थी या उनकी जो साहित्य की जो एक नीति थी, उन साहित्य की जो रिसेप्शन थी, प्रतिग्रहण को हमें देखना होगा। तो देयर चॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक रजिस्टर्स, और ये भी बात है कि ये लोग बहुभाषिक थे, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक थे कि किन शास्त्रों या किन टेक्स्ट के साथ उन्होंने किस लैंग्वेज का व्यवहार किया। दोज वे नॉट रैंडम चॉइसेस, कुछ तो लॉजिक रहा होगा, बिकॉज दे वर इंटीमेटली कंसर्न्ड अबाउट देयर रीडरशिप। और रीडरशिप तो नहीं कहूँगा, बिकॉज एक ऑडियंस, क्योंकि रीडर तब लोग बहुत लोग पढ़ना नहीं जानते थे, बट दे वर रिसेप्टिव। जैसे कि हम लोग लिटरेसी का आज का वो धारणा हम उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बट दे वर लिटरेट, ओरल लिटरेट, इफ आई मे यूज दैट टर्म। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी, मैं शंकरदेव की बात करूंगा, फिर हम साथ साथ विद्यापति के बारे में भी हम बात करेंगे। So using select representative specimen from their verse, my paper will try to position the presence of multilinguality, बहुभाषिकता, in their works as conscious attempts, एक सशक्त, एक उनकी एक प्रचेष्टा on their parts to understand and address the complex, inherent complexities of the literary cultures they inherited or gave shape to। किस तरह से जो साहित्य संस्कृति उनको मिला और किस तरह से साहित्य संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं शंकरदेव की जो साहित्य संस्कृति के मैं 3 उपादान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक तो है, आप लोगों ने शंकरदेव के बोर्गेट के बारे में सुना होगा, बोर्गेट। और अगर आप, और एक भी बात है, अगर आप शंकरदेव और विद्यापति के जो उनकी जो टाइम्स स्पैन है,
आप देखें तो शायद मैं, कैन यू गो टू द अर्लियर स्लाइड प्लीज, शायद मैं विद्यापति का टाइम सही से दे रहा हूँ 1352 से 1440, 14 मैंने 1448 भी मिला मेरे को, 1417 भी मिला, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर क्योंकि मैंने सूत्रों से किया तो 1448 भी मिला मेरे को। अब आई डोंट नो विच वन इज मोस्ट रिलायबल। हाँ, तो 1448 होता है तो 1449 में शंकर देव का जन्म हुआ। तो देवर मोरलेस ऑफ एक कवि या एक दार्शनिक का निधन हुआ, फिर पिछले ही साल दूसरे शंकर देव का जन्म हुआ। ठीक है, प्लीज गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हम बॉर्गीत की बात करें तो शंकर देव ने क्या क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ कि किस साहित्य विधि के लिए उन्होंने किस भाषा के व्यवहार की। बॉर्गीत के लिए शंकर ने ब्रजावली भाषा के व्यवहार की। और ब्रजावली के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ब्रजावली के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, और ब्रजावली को ऐसे एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैथिली, लेकिन बंगाल हो, असम हो, उन लोगों ने अपने अपने तरह से ब्रजावली को एक शेप देने की कोशिश की है। तो अगर बॉर्गीत को एक उदाहरण में ले तो इसके सामने मैं आपके सामने दो पहलू रखना चाहूँगा। Manikanto Kakoti, he was the first person to attempt a serious scientific study into the origin and development of Assamese language. तो उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी Assamese formation and development. The certain phonological and morphological peculiarities registered in the Bauddha Dohas, he talked about the Charyapadas, have come down in an unbroken continuity through early to modern Assamese. जाहिर सी बात है कि 20वीं सदी की शुरुआती सालों में चर्यापद को अपने साहित्य की शुरुआती एक साहित्य विधि के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए सारे लैंग्वेजेस में ये एक प्रचेष्टा देखने को मिलती है। बंगाली हो, 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने जब चर्या गीतिकोश का उनका पब्लिकेशन हुआ, उसके बाद सारे स्कॉलर जुट गए थे कि चर्यापद का सृष्टि यहाँ पे हुआ था। लेकिन मैं एक बात गौर करना चाहता हूँ, चर्यापद जो है उनको, उनके रचक कौन थे? जो तांत्रिक सिद्धाचार्य थे, अभी उनके 46 ऐसे सिद्धाचार्यों के जैसे कि लेख मिले हैं। उनका जो निवास स्थल था वो पूरा असम से लेके नॉर्थ बंगाल से लेके नेपाल तक था। ऐसा नहीं कि सारे सिद्धाचार्य एक ही जगह पे थे, they were scattered along this large geographical circuit, असम, नेपाल, बंगाल, उड़ीसा। तो जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ अपने अपने स्थानों, और डेविड ट्रैवलर्स, हम लुईपा की बात करते, मच्छेंद्रनाथ जैसे उनका एक दूसरा, वो भी विभिन्न जगहों पे घूमे फिरे। तो चर्यापद इज नॉट अ लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन बट इट वाज अ ट्रैवलिंग फॉर्म। अलग अलग पीठों में जाके उन लोगों ने चर्यापदों की रचना की। तो इसमें मैं नहीं समझता कि एक भाषा को लेके मतलब कि चर्यापद के ऊपर डिमांड कर सकते, बिकॉज इट वाज अ मूविंग वर्सेटाइल डायनामिक जॉनर। तो अगर तो यहाँ पे बानीकांत काकोटी जी कहते हैं कि चर्यापद की भाषा से लेके एक मॉडर्न डे एसएमएस तक एक लिंग्विस्टिक कंटिन्यूटी है, और वो अपने शोध ग्रंथ में दिखाते हैं किस तरह से ये क्या लिंग्विस्टिक पिकुलरिटीज क्या है। उनके बाद महेश्वर ने लिखते हैं कि द बॉर्गीत एंड द अंकिया गीत जो अंकिया नाटक है शंकर देव के, वो भी ब्रजावली में ही है। उनकी जो अंकिया गीत है may be classed together as representing the classical mode of Assam's Vaishnava music. Each of the songs in these varieties is connected with some raga, the word ragini being used nowhere. तो मैं इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बानीकांत काकोटी जी एक क्या चर्यापद एक लोक धर्मी साहित्य था। तो एक लोक धर्म के अंदर, जो लोक साहित्य के अंदर किस तरह से एक कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, और इसके बीच बॉर्गीत भी थे, क्योंकि बॉर्गीत का अगर हम गहन अध्ययन करें तो उसके साथ चर्यापद की जो भावना है, जो फिलॉसफी है, वो मैं बॉर्गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो बॉर्गीत में वो हमें मिलता है। और दूसरी बात, यहाँ पे महेश्वर ने इस बॉर्गीत की परंपरा को एक ध्रुपदी परंपरा के अंतर्गत पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्टीलिंगुअलिटी की जब हम बात करते हैं या मल्टीमीडियलिटी की बात करते हैं,
तो हमें केवल ऐसा नहीं कि मल्टीलिंगुअलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुभाषिकता है, ऐसा नहीं है कि भाषा को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आप कितनी बारीकी से आप व्यवहार करते हैं, दैट इज मल्टीलिंगुअलिटी। मल्टीलिंगुअलिटी इज ऑल अबाउट कि एक भाषा की कुछ उपादान को लेके दूसरी भाषा के साथ एक एडुकेटेड कॉन्फ्लेक्शन, किस तरह से आप भाषा को मिला के यू कैन फॉर्मुलेट अ रजिस्टर विच इज अंडरस्टूड बाय योर इंटेंडेड रीडरशिप और इंटेंडेड ऑडियंस। सो मल्टीलिंगुअलिटी एक, it was, I see it as a spontaneous process. It was not something which was sort of thought as a strategy, but something that came up naturally to these poets. जैसे कि दक्षिण भारत की अगर हम उदाहरण ले तो जो आपके किराता जोगीस है, तो अगर हम आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों के एक एक दे सम पॉइंट वेयर दे मीट, एक जगह पे आप वेस्ट साइड पे अगर आप वेस्ट आंध्रा, ईस्ट महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, देयर इज सम पॉइंट वेयर दे मीट। अब जो ये किराता जोगीस है, जब वो गाना गाते हुए पहले जाते थे तो उनको पता था कि जिस जगह पे अंचल में जाएंगे वही के भाषा, उसी भाषा में वो लोग अपनी गाना सुनाने लगेंगे। कर्नाटका में है तो कन्नड़ा में, महाराष्ट्र में है तो मराठी में, आंध्रा में है तो तेलुगु में। तो दैट दिस केम स्पॉन्टेनियसली टू देम, इट वाज नॉट समथिंग वेल थॉट ऑफ कि नहीं मुझे इस भाषा में कॉन्शियसली ये करना है। जैसे कि लेकिन लिखित साहित्य में ऑब्वियसली इट वाज अ मैटर ऑफ आर्ट, तो इसमें थोड़ा एक स्ट्रेटेजी होता था। लेकिन इफ यू लुक एट ओरेलिटी एंड परफॉर्मेंस, और जब मल्टीमीडियलिटी की बात करते हैं, अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक लोकधर्मी और एक क्लासिकलिटी, इन दोनों का एक हम संयोजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हाँ, और हमारे सर आप रागों की बात कर रहे थे, अभी बॉरगीत में भी हमें ऐसे राग मिलते हैं, और उसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक स्कूल्स ऑफ म्यूजिक, उसके साथ साथ ऐसे कुछ कामरूपी राग भी हमें मिलते हैं। जैसे कुछ राग ऐसे हैं आपके सामने, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अहीर, असवारी, गौरी, धनश्री, वरारी, वसंत, बेलोवार, भाटियाली, ललित, श्यामा, सिंधुरा और सुहाई। ये बॉरगीत की रचना में शंकरदेव और माधवदेव दोनों ने इन रागों का प्रचलन किया है, और इनमें बहुत आप लोगों की परिचित होगी, और ऐसे बहुत राग शायद विद्यापति ने भी इस्तेमाल की है। They were mostly all of these rags were widely popular. भटियाली छोड़ के, हाँ, भाटियाली was localized. Yes. और उसके साथ साथ रागों के साथ साथ कुछ ताल भी होते थे। हर एक बरगीत जब हम गाते उसके पहले एक राग और ताल दोनों को बताना, और ताल में जैसे ये के ताल, परिताल, जति, खरमान, मांझी, अलग अलग ताल है। तो ये इसमें भी हमें क्या मिलता है, देयर इज अ क्लासिकलिटी एंड ऑल्सो रीवर्किंग। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मल्टीलिंगुअलिटी एंड मल्टीमीडियलिटी पुट टुगेदर। और इसके साथ साथ जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम जैसे पदावली सिंगिंग की बात करते हैं, गुरबानी की बात करते हैं, जैसे तो इनके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते थे, उन वाद्यों के साथ साथ जो एक सोशल एपिस्टेमोलॉजी जुड़े, एक सोशल इकोनॉमी जुड़े हुए होते हैं। उन वाद्य यंत्रों बनाते कौन थे, कौन कौन कम्युनिटीज इनके साथ जुड़े हुए होते थे। तो ये भी दे ऑल्सो फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मल्टीमीडियल एक्सरसाइज with which these art compositions are closely attached. Next. Abhi, I don't think many of you would be able to read the script. This is in Assamese. अगर कोई बंगाल के हो तो आप पढ़ पाएंगे। ये एक बॉरगीत है, मैं आपके सामने इसको पढ़ के सुनाता हूँ। ये शंकरदेव का सबसे पहले जो बॉरगीत बद्रिकाश्रम में उन्होंने रचना की थी, ये पहली मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसमें अगर मैथिली क्या है, मैथिली कंपोनेंट क्या है, आप हमको बता दे। ऐसा है, राग धनश्री राग में है, मैं गा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। मन मेरी राम चरण ही लागू, तोय देखना अंत को आगू, मन आयु खने खने टूटे,
देखो प्राण कुन दिने छुटे मन काल अजगरे गिले जान तिलेको मरण मिले मन निश्चय पतन काया तय राम भज तेजी माया रे मन ই হব বেশয় ধান্দা কেন দেখি নেদেখ য আন্ধা মন সুখে পাৰ কৈছে নিন্দ তই চেতিয়া চিন্ত গোবিন্দ मन जानिया शंकरे कहे देखो राम बिने गति न है। आप पढ़ नहीं सकते लेकिन शायद आप मुझे समझ रहे हैं। ये शंकरदेव का सबसे पहला बोर्ड है। दिस इज द ट्रांसलेट को अगले स्लाइड में इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आई एम प्रेजेंटिंग दिस मैन्युस्क्रिप्ट। अगर हम मल्टीमीडियलिटी की बात करते हैं तो हमें विजुअल कल्चर्स के बारे में भी बात करना होगा कि जैसे पदावली हो या जो कोई भी प्री कॉलोनियल लिटरेचर हो, जब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर थे उसके साथ एक सचित्र चित्रावली जो होते थे, क्योंकि उनको ये केवल दे वर नॉट जस्ट राइटिंग्स ऑन द पेज बट दे रिप्रेजेंटेड सर्टेन कल्चर्स ऑफ राइटिंग। अगर आप इसको देखें, दिस इज a manuscript, the 2 folios, ये जो अवतार वर्णना के साथ देखिए, लिखने के साथ साथ यू कैन ऑल्सो सी द विजुअल्स। और यहाँ पे ये थोड़ा पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन इफ आई सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन टू यू, ये शुरुआती जो कुछ काव्यांश है ये संस्कृत में है बट इट्स इन द असमीज स्क्रिप्ट। तो इसमें लिपि और भाषा की बात ये पंकज जहा ने भी अपनी किताब में भी लिखी है। मल्टीलिंगुअलिटी का मतलब ये भी होता है कि किस स्क्रिप्ट में आप कौन सी भाषा लिख रहे हो। जैसे कि अब ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का इशू तो 19th सेंचुरी से हुआ ना, जो हिंदी उर्दू से लेके जो स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम हुआ उसके बाद भी तो अभी तक चल रहा है। लेकिन आप प्री कॉलोनियल लिटरेचर्स में देखेंगे तो देयर वर नो लिमिटेशंस, देयर वर नो डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, इसमें आपको संस्कृत भी मिलेंगे, असमिया भी मिलेंगे, बीच बीच में कुछ ब्रजावली आपको फ्रेजेस भी मिलेंगे, बट ऑल इन द लोकल, मतलब द लोकल स्क्रिप्ट, इन द असमीज स्क्रिप्ट। और उसके साथ साथ इसमें आप देखिए ये फोलियो, लेकिन इसको हम कैसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करें। अब देखिए ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सबके साथ तो अवेलेबल नहीं है, दिस इज द प्री प्रिंट इरा। तो ये मान लीजिए ब्राह्मणों के घर में होते थे या नाम घर में होते थे या शत्रो जो मोनेस्ट्री हॉट्रो वगैरह में होते थे, जो वैष्णव मोनेस्ट्रीज में होते थे। लेकिन इसका सर्कुलेशन कैसे होता था, कीर्तन। तो कीर्तन के बात ही करें तो देयर इज ओरैलिटी, कीर्तन के साथ ही एक मौखिकता जुड़ी हुई है ना। हम कीर्तन के साथ हम गाने की काम बात करते हैं ना, तो द वेरी एसेंस इज ओरैलिटी, मौखिकता इसकी एसेंस है। तो देयर इज ओरैलिटी एसोसिएटेड विद इट, लिखा तो आपने देखा ही। फिर इसके साथ साथ देयर इज अ परफॉर्मेटिविटी एसोसिएटेड। कैसे कीर्तन को क्षत्रिय स्टाइल पे यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू डांस। आप अगर यूट्यूब में देखेंगे दशावतार का, आप अगर गूगल में जाएंगे तो आप विल सी हाउ द होल द 10 अवतारस, मतलब 10 आउट ऑफ 24, द फर्स्ट 10 मत्स्य से लेके कल्कि तक, कैसे उनकी थ्रू डांस उनका प्रेजेंटेशन होता है। तो परफॉर्मेंस आ गया, चौथा आ गया विजुअल प्रेजेंटेशन। अगर आप देखिए तो ये आप पूरा देख सकते हैं, ये तो ये विष्णु है कॉस्ट ऑफ मनी के साथ, फिर ये आपका हो गया, फिर ये विष्णु, फिर ये नरसिंह हो गया, ठीक है, एक बावन भी मिलेगा आपको। तो अगर आप these visual registers, what they do, they are presented in addition to the text, कि टेक्स्ट के साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग है that is accentuated by the visual presentation। और इसके साथ साथ और अगर आप देखें कि यूज ऑफ कलर्स, इनमें कौन से कहाँ के सरफेस पे ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था। ये कलर्स तो सारे लोकल नेचुरल कलर्स थे। ये कलर कैसे हेंगुल हाइटाल बोलते हैं, जो वेरियस कलर्स, वो कलर्स कहाँ से लाते थे। तो देयर इज एन इकोनॉमी एसोसिएटेड विथ द सर्कुलेशन एंड स्टडी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये हम विद्यापति के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसी बात हम कर सकते थे। जो हमारे पास पांडुलिपियाँ हैं, जो प्राक आधुनिक पांडुलिपियाँ हैं, तो उनकी जो
बनाने में कौन सी कम्युनिटी इसके साथ जुड़े हुए थे, रंग बनाने में कौन सी कम्युनिटी इसके साथ जुड़े हुए होते थे, लिखने में जो नकलकार होते थे वो किस कम्युनिटी से थे, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टेक्स्ट। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मल्टीमीडियालिटी, एक बहुमाध्यमिक बहुआयामी एक परिप्रेक्ष्य, एक 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 सेटअप है जिसका स्टडी आई थिंक वी शुड कंडक्ट। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तो मैंने बता ही दिया किस तरह से सारे अवतार वर्णन है, मत्स्य कूर्मा यज्ञ वराह नरसिम्हा वामना परशुराम सारे हैं। और फिर सर ने ये भी बताए थे कि जो भक्ति नवविधा भक्ति जो हम जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पद सेवन दास्य साकेत्व वंदन देहार्पण, ये सारे नवविधा भक्ति है। उनमें से शंकर देव ने दो जो नवविधा भक्ति में से दो भक्ति उन्होंने फॉर हिज पर्पस ही हैड चोजन, एक था श्रवण और कीर्तन, और उसके साथ साथ जो दास्य भाव, अब सर आपने क्वेश्चन किया था, अब मेरा जो मैंने सोचा इसके बारे में, एक तो है कि उस टाइम पे एक जनजातीकरण जो एक प्रक्रिया थी, तो जनजातीय एक जीवन शैली में तो एक तो बात थी कि एक जैसे दास्य भाव के साथ साथ देयर वाज अ ट्राइबल एक जैसे कि इंडिजिनस एक सोशल सिस्टम में दास्य भाव नॉट इन द सेंस ऑफ अ दास भाव है, जैसे हम कल बात करते कि दास का मतलब स्लेव नहीं है, दास डजंट ट्रांसलेट इनटू स्लेव, दास का अर्थ समर्पण भी होता है। तो समर्पण की भावना को, सेवा और समर्पण की भावना को किस तरह, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल साइड टू हिज रिलीजियस प्रोसेलिटाइजेशन। एंड दूसरी बात ये था श्रृंगार को लेके, देखिए शंकरदेव की जो नया वैष्णव आंदोलन था उसका एक ये था कि जो असम में एक शाक्त प्रक्रिया जो थी, जो कामाख्या शाक्त शैव धारणा, उसमें एक जैसे कि मान लीजिए इरोटिसिज्म वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, बिकॉज ये तो कालिका पुराण योगिनी तंत्र दोनों में कहा गया है कि असम में कामरूप में शिव जी रहते थे और गौरी शिव जी के साथ मैंने टू मेक लव, नीलकूत में कामाख्या, वहां पे कामाख्या विराजमान हुई थी, तो कामाख्या द देवी केम टू कामाख्या टू मेक लव विद शिवा। ये आपकी योगिनी तंत्र और कालिका पुराण दोनों में है इसके बारे में। तो देयर वाज अ प्रेवलेंट सेंस ऑफ जो एक उपासना पद्धति था, उसको थोड़ा सैनिटाइज करने के लिए हम कह सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह सकते हैं, शंकरदेव कॉन्शियसली अवॉइडेड श्रृंगार। और अगर हम कृष्ण की जो लीला की बात भी अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे कि शंकरदेव ने जब लीला की बात की वो शिशु लीला पे ही उनका गौर था, ऑन द शिशु लीला। अभी भी जब रास, अब नवंबर में जब हमारे वहाँ पे रास होता है, रास में लेकिन माजुली में अगर आप जाएंगे, माजुली में लेकिन श्री कृष्ण के शिशु लीला वर्णन नहीं होता है, वहां पे गोपी का स्थान नहीं है उसमें। अब कहीं कहीं जैसे कि मान लीजिए गौड़िया वैष्णव के प्रभाव से एक दो जगह पे होता है, लेकिन मूलतः मतलब उसमें हमें राधा और गोपी का हमें और मिलते भी है। देखिए बौड़गीत में आपको गोपी मिलेगा, लेकिन वो होता है गोपी जब उद्धव प्रसंग जो है, जब कृष्ण चले जाते हैं उसके बाद वो विरह है, लेकिन इस विरह में हमें श्रृंगार की उपस्थिति, ऑब्वियसली विरह की बात करते हैं तो श्रृंगार तो होना ही है, लेकिन उसमें हमें उस श्रृंगार की हमें एक परिस्फुट एक उपस्थिति हमें नहीं मिलती। मैं अभी आपके सामने एक प्रेजेंट करूंगा अभी आगे। आई थिंक आई या सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके यस, तो ये जो मैंने ऑलरेडी मैंने ये कह चुका कैसे कि इलास्ट्रेशन कैसे इट प्रोवाइड्स अ विजुअल एम्बॉडीमेंट, और उसके साथ साथ जो परफॉर्मेटिव मोड्स है इसके बारे में। उसमें एक टी सत्यनाथ कहते हैं कि थ्रू दिस विजुअलिटी एंड परफॉर्मेंस क्या होता है, द टेक्स्ट मूव्स इनटू द ओपन स्पेस एंड एनीवन कुड बी इट्स ऑडियंस, फर्दर डाइवर्सिफाइंग द पब्लिक स्फीयर। जैसे कि अगर हम विद्यापति या शंकरदेव की जो लोक वृत्त की धारणा की अगर हम बात करें, फ्रांसिस का ऑर्चिनी जी का किताब भी है हिंदी के लोक वृत्त,
पब्लिक स्फीयर ऑफ हिंदी, उनमें तो वो आधुनिक युग की बात की है, लेकिन हम सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट अ medieval और अर्ली मॉडर्न पब्लिक स्फीयर. तो इस तरह का एक मल्टीमीडियलिटी वाज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट पब्लिक स्फीयर. ठीक है, वी मूव अहेड. अभी वह तीसरा पहलू है. मैं शंकरदेव ने भागवत पुराण के ऑलमोस्ट उनके विभिन्न अध्यायों का उन्होंने पुरानी असमिया में अनुवाद की थी. उनमें से एक है चित्र भागवत. जैसे कि आपको मैंने इलास्ट्रेशन ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया. मैं इसको थोड़ा मैं जस्ट मूव क्विकली गो टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आगे चलिए कि मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये आप देख सकते, दिस इज फ्रॉम द चित्र भागवत. ये है कृष्ण की जन्म के बाद. वसुदेव देवकी, जब कृष्ण का जन्म होता है मतलब कैद खाने में, तभी कृष्ण अपने जो उनका जो रियल विष्णु के रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं और वो उनको बताते हैं. अब ये जो विजुअल आपके सामने रखे हैं, इसके साथ साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट भी है. इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is the scene where Krishna appears in his magnificent form before Vasudeva and Devaki in the prison cell and informs them about the impending birth. कि मैं तुम्हारे देवकी की कोख में जन्म लेने वाला हूँ. और उसमें ये डिस्क्रिप्शन है, ये भागवत से है. कमल लुसोनो सारी भुजे सारी अस्त्र, कंठत कौस्तभ हुभे गावे पीत वस्त्र. दिस इज ओल्ड एसमीज. कि द लोटस आइड appeared with his four arms adorned with the four insignias. Yes, I am winding up. The Kaustava gem is shining on the necklace around his neck, and so is the yellow garment on his body. So here we see the text and the visual, how they interact with one another. और visuality के साथ साथ क्या होता है, भक्ति का जो एक embodiment है, एक 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 शरीरीकरण भी होता है कि visuality adds to the devotional impulse. क्योंकि जब आप जैसे कि मान लीजिए श्रवण कीर्तन, अगर आप सेंसरी से देखें, सुनने के साथ साथ दृश्यायन भी जब होता है, इट एड्स टू योर एक्सपीरियंस. और मल्टीमीडियलिटी जब बहुमाध्यम की बात करते हैं, तो इसके साथ साथ हमारी जो इंद्रिय जो एक सेंस एक्सपीरियंस है, वो भी इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल. ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट इमेज. दिस इज फ्रॉम द चित्र भागवत. ये जो हम खोल और सिंबल्स की बात कर रहे थे, वी फाइंड देयर प्रेजेंस इन द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट. एनीवे, तो दिस इज फाइन. अभी बिफोर आई एंड, आई वुड लाइक टू प्लीज मूव अहेड. नेक्स्ट, दिस इज अ सीन फ्रॉम द राम विजय, एक अंकीय नाटक है शंकर देव के. इसमें जो सीता स्वयंवर के टाइम में ये जो बहुत लोग आए थे ना धनुष उठाने, दिस इज अ सीन फ्रॉम द अंकीय नाटक. दिस इज फ्रॉम दुलाल रॉय प्रेजेंटेशन ऑफ संगीत नाटक अकेडमी. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अगेन फ्रॉम द भावना. आप लोगों ने भावना के बारे में सुने होंगे, लेकिन दिस आर फ्यू विजुअल्स. दिस इज अगेन फ्रॉम राम विजय. अगर आप इनकी वेशभूषा भी देखेंगे तो दिस आर लोकली प्रोड्यूस्ड. दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लोकल इकोनॉमी. तो आप आगे बढ़िए फिर. नेक्स्ट वन. I'm just ending. I'm just showing a few visuals at the end. This is Ram, and this is a performance of Ankiya Bhavna. I took this photo way back in 2011. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक भावना परफॉर्मेंस हुआ था, वहाँ से मैंने ये फोटो ली है. There's one more. Next slide. The use of masks. तो ये मुखा भावना करके भी है, जो जिसमें मास्क का यूज होता है. And how they add to the performance of devotion. किस तरह से इन दोनों उपादानों के साथ ये जुड़ा हुआ है. सो नेक्स्ट स्लाइड. दीज आर माय रेफरेंसेस. वन मोर. ओके, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. सद्य स्नाता थोड़ा बना के ये उमा जी का होगा. आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं. नमस्कार. अभी आपने दो महत्वपूर्ण व्याख्यान सुने, मृत्युंजय जी का और धुर्जटी शर्मा जी का. दोनों ने अपने अपने तरीके से विद्यापति को व्याख्यायित किया. धुर्जटी शर्मा जी जिस तरह से बोल रहे थे और जितने विस्तार से उन्होंने असम की जो
भक्ति कविता है और विद्यापति के काव्य से उसका क्या तारतम्य है, कैसा संबंध है, वो बताने की कोशिश की। और बहुभाषिकता के साथ एक नया डायमेंशन जोड़कर जिस तरह से बात रखी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तक हम लोग बहुभाषिकता को एक अलग तरीके से, खास करके भाषाओं के सवाल को 19वीं शताब्दी के साथ जोड़कर, मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़कर देखते रहे। और ये नज़रिया कह सकते हैं यूरोपीय नज़रिया है। मैक्लुहान जिस तरह से भाषाओं को लेकर बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें भाषाओं का अपना विकास होता है और वह स्टैंडर्ड भाषा या मानक भाषा के रूप में अपने को स्थापित करती है। और मानक भाषा के रूप में स्थापना के साथ साथ जितने जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जो पहले की भाषाएं रही हैं, वो कैसे नष्ट होती हैं, बनने की प्रक्रिया में ध्वंस की प्रक्रिया भी कैसे जुड़ी हुई है, इस पर बहुत गहरी चिंता यूरोपीय भाषाविदों को उस तरह से नहीं रही जैसे अभी मल्टीलिंगुअलिटी के सवाल को और इंटरटेक्चुअलिटी के सवाल को मृत्युंजय जी और डॉक्टर धुरजटी शर्मा ने उठाया। तो एक नया पक्ष है और भाषा को लेकर एक नई तरह की समझ बनती है कि प्रिंट ने बहुत कुछ बनाया, बड़ी नई अवधारणाएं दी, नए कॉन्सेप्ट्स दिए, नए तरह के विमर्श के मुद्दे दिए, लेकिन प्रिंट ने साथ साथ अपने आगमन के बहुत सारी चीज़ों को लुप्त प्राय भी बना दिया। उसमें वह जो एकात्म की भावना थी, जो भाषाओं के बीच से मनुष्य तक पहुंचती थी, जो संप्रेषणीयता का सवाल था, वह किस तरह से एकात्म और आत्मीयता से धीरे धीरे आइसोलेशन की तरफ गया, अलगाव की तरफ गया। और मुझे अच्छी तरह याद है, और जब वो बोल रहे थे तो मुझे अपने तुर्कमेनिस्तान प्रवास की घटना याद आ रही थी कि जब मैं दिल्ली से वहाँ गई थी तो ना तो मुझे रूसी आती थी और ना तुर्कमेन आता था। आती थी थोड़ी बहुत अंग्रेजी, और अंग्रेजी उस देश में समझने वाले बहुत कम थे। अब आप सोचिए कि भाषा जानते हुए भी मेरी क्या स्थिति रही होगी। एक हिंदी भाषी हिंदुस्तानी भारतीय यही सोचता है कि उसे अगर टूटी फूटी अंग्रेजी आती है तो दुनिया जीत लेगा। सवाल इतना छोटा नहीं है, दुनिया इतने भर से नहीं जीती जाती। और यह मैंने वहाँ जाके महसूस किया कि काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है। तो वहाँ मैं जिस तरह की भाषा से काम चलाती थी, मैंने सबसे पहले तुर्कमेन के कुछ शब्द जो कि अरबी फारसी से आए थे और भारत की, हिंदुस्तान की जो अपनी हिंदवी का जो स्वरूप है, उसमें 3-4 हज़ार शब्द वे थे। मैंने उनको पकड़ा, लेकिन दिक्कत क्या थी कि वहाँ भी उनके अर्थ बदल रहे थे। हम जब नाहर कहते हैं तो नहर से जुड़ सकता है, पर वो नाहर का मतलब होता है खाना, है ना। तो अब बहुत सारे शब्द जैसे हाजत खाना, अब ये हाजत खाना है, जो जिसको आप वॉशरूम कहते हैं वो हाजत खाना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने पकड़ी, लेकिन तब भी बात नहीं बन रही थी। हालांकि शुक्ल जी कहते हैं कि भाषाओं को फ़र्क करने वाली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो शब्द भंडार है, और इसी अर्थ में मैथिली और बंगाली और हिंदी एक भाषा, खड़ी बोली एक भाषा नहीं है। जाहिर है रामविलास जी ने भी हिंदी उर्दू के विवाद को यही निपटाया था कि शब्द भंडार जो है वही केवल अलग करते हैं, अन्यथा तो हिंदी उर्दू एक ही है। तो ये शब्द भंडार एक बड़ा बड़ा ट्रिकी चीज़ है। और जब शब्द भंडार को पकड़ो तो पता चलता है कि जो शब्द कोसों की यात्रा करके आए उन्होंने अपना अर्थ बदल लिया। अब दिक्कत थी कि सिंटेक्स, विन्यास को भी समझे, और यहाँ मेरी मदद अरबी फारसी के शब्द नहीं कर रहे थे। मुझे रूसी सीखनी पड़ी, और सीखने के बाद भी जब मैं रूसी सीखती थी और रूसी को अप्लाई करती थी, तो अक्सर रूसी बोलते बोलते मुझे बंगला के शब्द बीच में मेरे जहन में आते थे। फिर मैं रोकती थी कि ये बंगला नहीं है, रूसी है, और तुर्कमेन लोगों को बोलना है, उनको कम्युनिकेट करना है। तो बहुत बार ऐसा हुआ, अंग्रेजी के शब्द नहीं आते थे, बांग्ला आती थी दिमाग में। और इस तरह से आधी तुर्कमेन, आधी रूसी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी के साथ खिचड़ी भाषा में मैंने वहाँ काम चलाया। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिटी है वो कैसे आज भी, अगर केवल कम्युनिकेशन का मामला हो तो कैसे काम करती है, इसको प्रायोगिक तौर पर मैंने देखा। बहरहाल आज के इन दोनों वक्तव्यों से व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत लाभान्वित हुई। और
मेरे मन में कुछ सवाल थे जो यहाँ आने के पहले मैंने नोट किया था, लेकिन बीच में हमारे खुद के विभाग में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो विद्यापति तो बिसर गए, बाकी लोग याद रहे। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। 2-3 बातें, ज़्यादा नहीं। फिर कभी मुलाकात होगी तो विस्तार से बात करेंगे कि अक्सर विद्यापति को जब हम पढ़ते हैं, तो अगर साहित्य इतिहास की दृष्टि से पढ़ें तो दिक्कत क्या है कि वहाँ तो वो फुटकल कवियों की श्रेणी में रख दिए गए। उनको केंद्रित करके हम इतिहास की किसी समस्या को डिस्कस ही नहीं कर सकते। अभी सबसे बड़ा संकट यहाँ है कि आप विद्यापति को केंद्र में लाकर इतिहास की किसी बड़ी समस्या पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य इतिहासकारों ने पहले ही उनको अलग थलग कर दिया। और जहाँ से शुरुआत की, स्वयं उन तमाम ग्रंथों को अप्रामाणिक भी बता दिया, यानी चारण काव्य को केंद्र में रखा और स्वयं ही उसकी प्रामाणिकता पर संदेह भी व्यक्त किया। तो जो प्रामाणिक था उस पर तो हमने बात नहीं की, जो प्रामाणिकता से खुद ही संदिग्ध था उस पर हमने जमकर बात की और खोज कर उसकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता को सिद्ध करने की कोशिश की। ऐसा क्यों है? जबकि रामचंद्र शुक्ल, मेरे मन में सवाल उठा और रैंडमली सवाल उठा कि रामचंद्र शुक्ल जब खुद कहते हैं कि कविता में आध्यात्म नहीं आता, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता, लेकिन विद्यापति के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि विद्यापति शैव थे लेकिन श्रृंगारी कवि थे, भक्त कवि नहीं थे। जाहिर है तो विद्यापति की कविता कम से कम कविता के मापकों पर तो खरी थी, भक्त कवि नहीं थे, आध्यात्मिकता की बात वहाँ नहीं थी, अगर आप ऐसा मानते। लेकिन विद्यापति से आप साहित्य इतिहास की किसी समस्या को डिस्कस करना शुरू नहीं करते, और उनके कालखंड को भी आप वीरगाथा काल में कभी उनको रखते हैं, कभी भक्ति काल की तरफ ठेलते हैं और रीति साहित्य से उसके संपर्क और संबंध को जोड़ते हैं। तो एक अजीब सा कह सकते हैं डोलड्रम बना हुआ है विद्यापति को लेकर। तो मेरे मन में जो सवाल था कि जब हम विद्यापति पर बात करें तो क्या ऐसा संभव है कि साहित्य की इतिहास दृष्टि पर भी बात उठाई जाए? विद्यापति को केंद्र में रखकर हम साहित्य के इतिहास और इतिहास लेखन की दृष्टियों पर भी बात करें, क्या ये संभव है? और अगर संभव है तो विद्यापति के लेखन में क्या चीज़ महत्वपूर्ण थी जो आज भी है और जिसे आगे जाना चाहिए? जाहिर है आप सब का जवाब यही होगा कि विद्यापति ने भक्ति पर लिखा और प्रेम पर लिखा। आज कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? कविता के अंदर, साहित्य के अंदर मनुष्य बनने की उत्प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए जब आप साहित्य की तरफ लौटते हैं, तब दोनों में से कौन सी चीज़ आपके लिए, हम सब के लिए महत्वपूर्ण होती है? और जाहिर है इसका जवाब तमाम चीज़ों से ऊपर प्रेम होगा। प्रेम ही है जिसके जरिए हम भक्ति की तरफ भी जा सकते हैं। प्रेम ही है जिसकी तरफ हम जब जाते हैं तो मनुष्य के अन्य अनुसंगों को पहचानने की कोशिश करते हैं। और जब हम प्रेम की बात करते हैं, फिर हमारे सामने जो लोग आके खड़े होते हैं और जिनके प्रेम वर्णन की चर्चा होती है भक्ति काल के अंतर्गत भी, वह उसमें सबसे बड़ा नाम सूरदास का आता है। सूरदास के प्रेम को देखिए, उनके प्रेम वर्णन को देखिए और विद्यापति के प्रेम और प्रेम वर्णन को देखिए। विद्यापति के प्रेम पर बहुतों ने लिखा है, सूरदास के प्रेम पर भ्रमर गीत सार में स्वयं शुक्ल जी ने भी लिखा है और तारीफ भी की है, प्रशंसा की है। लेकिन दिक्कत क्या है? सूरदास की गोपियाँ जब भ्रमर गीत सार में बहुत सारी बातें प्रेम के पक्ष में रख रही होती हैं तो सहज दिखते हुए भी वे उपदेशात्मक दिखती हैं। जब वे कहती हैं कि कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, या उधो जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, या इसी तरह जे ग्राहक निर्गुण के उधो ते बसे ईसपुर काशी। अब इस तरह की जो भाषा है, ये क्या है? एकदम निर्णयात्मक भाषा है। प्रेम में इतनी दृढ़ता और इस तरह का जो इस तरह की शैली कम ही मिलती है।
प्रेम में तो कातरता है, व्याकुलता है, और वह आपको कहाँ लेकर जाती है, वही वही जो आग्रह है, प्रेम का जो आधार है, जो मानसल आधार है, जो विद्यापति के यहाँ मिलता है। और इसमें विद्यापति की तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ मुझे रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात याद आती है कि विद्यापति का जो वर्णन है, प्रेम वर्णन है, उनकी जो कविता है, उसमें सदैव वसंत है, क्योंकि वो ऐसी नायिका है जो चंडीदास की नायिका से भिन्न है। विद्यापति की राधा चंडीदास की राधा नहीं है। चंडीदास की राधा में जिस तरह का गांधीर्य है, अचंचलता है, विद्यापति की नायिका अभी नवोढ़ा है। और यहाँ तक कहते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर कि जिस तरह से जब हम किसी के प्रेम में होते हैं या नई नई हमने कोई बात ग्रहण की होती है, तो उसके आगे फिर और दुनिया दिखाई नहीं देती, वही सच लगता है, उसके आगे हम कुछ और नहीं देख पाते। तो विद्यापति की नायिकाओं का जो प्रेम है वह ऐसा ही है कि वह अपने प्रिय से आगे कुछ और नहीं देख पाती। लेकिन इस पूरे विस्तार को, यानी क्या विद्यापति की नायिका अगर ऐसी होती तो लोकग्राह्य भी होती, जिसकी चर्चा मृत्युंजय जी ने की कि स्त्रियों के कंठ में विद्यापति बसे हुए हैं, बाउल गीतों के मूल में विद्यापति बसे हुए हैं, उन्मुक्त प्रेम के केंद्र में विद्यापति बसे हुए हैं। तो यह जो इतनी लोकप्रियता है विद्यापति के गीतों की, क्या सिर्फ इस चांचल्य के कारण संभव था? अगर उसमें कहीं ना कहीं एक लंबा, कह सकते हैं कि एक लंबी विलंबित स्थिति ना होती, ठहराव ना होता, तो क्या ये संभव था? रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं इन पंक्तियों को उद्धृत नहीं करूंगा, जो विद्यापति की पंक्तियां हैं, मैं वो आपके लिए सुना रही हूँ कि जन्म अवधि हम रूप निहारली, नयन न तिरपित भेल। ये जो जन्म अवधि हम रूप निहारली, नयन न तिरपित भेल, ये जो पंक्ति है, ये विद्यापति की उस नायिका को जो चंचला है, उत्कंठित है और प्रिय के आगे कुछ नहीं देख पा रही है, उसको ऐसा गांधीर्य प्रदान करता है, उसकी एकात्मकता को, उसकी आत्मीयता को ऐसा बेजोड़ बनाता है, जो शायद और किसी लेखक के यहाँ दुर्लभ है। इतना आत्मीय सूरदास के यहाँ भी इस तरह की पंक्ति नहीं है। वो उपदेशात्मक, ये अंतर इसलिए कि हम लोग लगातार सूरदास को पढ़ते हैं, विद्यापति को तुलनात्मक तौर पर खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में कम ही जगह मिली है। आदिकाल के अंतर्गत थोड़ा बहुत पढ़ा लें तो पढ़ा लें, और मैं इसका बहुत धन्यवाद करती हूँ ARSD कॉलेज का और कॉलेज के प्राचार्य महोदय का और यहाँ की आयोजन समिति का, कि जिन्होंने विद्यापति पर इतना बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया और इतने सुंदर गंभीर सत्र रखे। और मैं कह सकती हूँ कि विद्यापति केवल विचार नहीं है, विद्यापति प्रेम भी हैं और विद्यापति भाव भी हैं। तो केवल विद्यापति को विचार की दृष्टि से मत पढ़िए, बहुत सारे शास्त्रों को उन पर लागू करेंगे तो विद्यापति समझ में नहीं आएंगे। वे प्रेम भी हैं, भाव भी हैं और विचार भी हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि लेखक जब लिख रहा होता है तो उसका अपने समय और समाज से किस तरह का संबंध बनता है, कैसे उस समय और समाज को वो डिफाइन और रीडिफाइन करता है, ये भी देखा जाना चाहिए। विद्यापति के बारे में अभी चर्चा हो रही थी, उनके जीवन प्रसंग के बारे में। मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। विद्यापति ने कविताएं या किताबें जो लिखी हैं, अक्सर वो राजाओं की प्रशंसा में हैं, उनके वीरत्व के और उनके प्रेम और अन्य भावों के वर्णन में है। लेकिन दो ऐसी किताबें उन्होंने लिखी हैं जो, एक तो रानी लक्ष्मा देवी की चर्चा मृत्युंजय जी ने की, लेकिन एक और रानी थी जो उनके ही छोटे भाई की पत्नी थी, विश्वास देवी। और इन दो महिलाओं के संसर्ग में उन्होंने जो रचनाएं लिखी वे भिन्न प्रकार की हैं। तो यह जो एक नया डायमेंशन है, स्त्रियों के राजत्व और उनके शासन के अधीन रहकर एक कवि किस तरह का लेखन प्रस्तुत करता है, उसको भी देखना चाहिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बदलता है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो समय है विद्यापति का, वह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि विद्यापति के काव्य से प्राप्त जो जीवन मूल्य हैं, वे जीवन मूल्य आज के समय में हम
उसे विकसित कर पाए हैं या नहीं कर पाए, या पीछे छोड़ दिया हमने। केवल इस विचार विमर्श के बाद यहीं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और उसे लेकर हम बाहर के दरवाजे तक नहीं जाएंगे। कि अगर ऐसी स्थिति है तो विद्यापति पर 2 दिन नहीं, 2 महीने तक का सेमिनार कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि विद्यापति कौन से रागात्मक तत्व के गायक थे, जिसको जिलाए रखना आज के समाज की संवेदनशीलता को जिलाए रखना होगा, उसको बचाए रखना चाहिए, अमूल्य है, तब तक हम विद्यापति को सच्चे अर्थों में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और कह सकते हैं कि विद्यापति की जो रचनाएं, पदावलियाँ जो अभी संकलित हैं, उसमें देखिए कि पहला जो खंड है वो नेपाल का जो पाठ है, विद्यापति के पाठ को नेपाल में जिस तरह से ग्रहण किया गया है, उसका संकलन है और उसमें लंबी भूमिकाएं लिखी हुई हैं। उनको अगर आप पढ़ें तो सहज ही समझ में आएगा कि विद्यापति अमीर खुसरो के बाद संभवतः पहले ऐसे उपमहाद्वीपीय बड़े कवि हुए जिन्होंने स्थान और काल की सीमा का अतिक्रमण किया। केवल भाव का नहीं, बल्कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि बंगाल, बिहार और तमाम जो तराई प्रदेश थे जो नेपाल के हैं, इन सब जगहों पर विद्यापति समान रूप से लोकप्रिय थे। एक और चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी, जिसको बड़ी कोई अच्छे भाव से नहीं, लेकिन चाहे जिस भाव से जुड़ा हो, विद्यापति के यहाँ जो राधिका है या राधा है, उसके बारे में जिस तरह से परकीय प्रेम के संबंध को जोड़कर इतिहासकारों ने देखा है और ये बताने की कोशिश की है कि ये जो परकीय प्रेम की परंपरा है, ये वैष्णव काव्य में गहरी चली आती परंपरा है। विद्यापति निश्चित तौर पर केवल वैष्णव साहित्य और उसकी परंपरा से ही प्रभावित नहीं थे, संस्कृत काव्य का भी एक बड़ा आधार उनके पीछे था। लेकिन उसके साथ साथ ये जो परकीय प्रेम की जो स्थिति है, जो राधा के जरिए विद्यापति के काव्य में व्यक्त हुई है, वहाँ ये चीज़ ध्यान देने की है कि हमारा एक बड़ा इतिहासकार कहता है कि ये परकीय प्रेम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये 3 प्रदेशों की देन है। और इसी अर्थ में जो वैष्णव काव्य परंपरा है वो ज़्यादा लोकधर्मी है। तो जो लोकधर्मी काव्य परंपरा, यानी जिसमें गार्हस्थ्यिक प्रेम की अभिव्यक्ति और एकांतिक या व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति सहज संभव हुई है, वह उस तरह का आध्यात्मिक प्रेम नहीं है, वो ज़्यादा लोकग्राह्य प्रेम है और इसी कारण उसकी लोकप्रियता भी है। तो जब हम विद्यापति पर बात करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या विद्यापति पर उस तत्कालीन समाज के सामंत विरोधी या जो सामंती मूल्य थे, उन पर बात किए बिना विद्यापति पर बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस मिथिला के विद्यापति थे, मिथिला क्लेम करता है कि विद्यापति मिथिला के थे, आपने कहा बंगालियों ने खींच लिया, मेरी स्थिति बड़ी दुरूह है, मैं आधा बंगाल और आधा बिहार हूँ, तो ना मैं मिथिला की तरफ जा सकती हूँ, ना मैं बंगाल की तरफ जा सकती हूँ। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जिस मिथिला की चर्चा, अगर मिथिला क्लेम करता है कि विद्यापति उनके हैं, तो उस मिथिला के समाज को देखिए, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति को देखिए, आज के समय में भी उनके यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, जीवन का स्तर है, स्त्रियों की स्वतंत्रता का जो दायरा है, आप उनको देखिए, फिर कहिए कि क्या वाकई विद्यापति की यह जो काव्य परंपरा है, उसका उस आज के समाज में कोई मूल्य और मूल्य ग्रहण हम कर पाए हैं, हम विद्यापति से कुछ सीख पाए हैं, और नहीं सीखे तो अभी और कितनी सदियां लगेगी विद्यापति से सीखने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पिछले 2 दिनों उत्तरी परिसर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर नगेंद्र स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था।
रस की अवधारणा पर बात करते हुए सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय नंद किशोर आचार्य जी ने एक बात कही उस दिन कि जब हम किसी विषय को अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसी समय हम खुद को भी महसूस कर रहे होते हैं। इन 2 दिनों से मैं इस बात के आसपास कहीं कुछ तलाश रहा था, लेकिन आज इस सत्र के बाद कहीं ना कहीं जब हम विद्यापति पर बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी क्षण हम स्वयं को भी महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि विद्यापति का साहित्य हमारी जड़ों से जुड़ा है, उनका जो भी विषय है। और इस तरह से आप सभी ने, हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे दोनों वक्ता, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा ज्ञान संवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में एक संकल्प भी है, कई प्रश्न भी हैं, इसीलिए मेरी एक कविता संकल्प की ये 4 पंक्तियां कि अंत परंपरा किंतु झांक उस कर्म दर्पण, कहीं रिक्त कुछ शेष सुनिश्चित कर अर्पण, पुनः रविराज होगा प्रातः प्रण आगाज होगा, तू सींचता चल संकल्प जीवन पर्यंत नाज होगा, जीवन पर्यंत नाज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।